हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स कर रहे थे, तो हमने अब तक नाइट्रोजन फैमिली, उसकी फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़, इसके बारे में डिस्कशन कर लिया था। आज हम डिस्कस करेंगे डाइनाइट्रोजन और अमोनिया के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डाइनाइट्रोजन की। आप सभी को पता है डाइनाइट्रोजन का जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है आपका N2। तो सबसे पहले हम डाइनाइट्रोजन की क्या करेंगे, प्रिपरेशन। और प्रिपरेशन कौन सी होगी, पहले आपकी कॉमर्शियल प्रिपरेशन। कॉमर्शियल प्रिपरेशन में हम नाइट्रोजन को एक्सेस में प्रोड्यूस करते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस करते हैं, जिससे हम इसका उपयोग अलग अलग चीज़ों में कर सकें। तो आप सभी को पता है कि जो एयर है, एयर में मेनली दो गैसेस प्रेजेंट हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। नाइट्रोजन 78% प्रेजेंट है और जो ऑक्सीजन है वो है आपकी 21%। तो कॉमर्शियली हम क्या करते हैं, एयर को पहले लिक्विफाई करते हैं, एयर को हम लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, उस पर हाई प्रेशर अप्लाई करके और बहुत ही कम टेम्परेचर करके। ठीक है, दो कंडीशन है, हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर। इससे क्या होगा, आपकी जो एयर है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। इस प्रोसेस को हम बोलेंगे लिक्विफिकेशन प्रोसेस। जब आपकी जो एयर है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, तो जो उसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, दोनों कंपोनेंट्स को अलग करने के लिए एक दूसरे मेथड का प्रयोग किया जाएगा, जिसका नाम है आपका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज़ हम तब करते हैं जब हमारे जो कंपोनेंट हैं आपके मिक्सचर में, उनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस बहुत कम है। अब आप यहाँ पर देखिए, जो डायनाइट्रोजन है उसका बॉइलिंग पॉइंट है 77.2 केल्विन और जो आपका ऑक्सीजन है उसका बॉइलिंग पॉइंट है 90 केल्विन। डिफरेंस बहुत कम है। तो हम क्या कर सकते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या होगा, जो हमारा लिक्विड एयर है, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, हीट करेंगे। तो जब हम हमारे लिक्विड एयर को हीट करेंगे तो उसमें जो नाइट्रोजन कंपोनेंट है N2, उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होने के कारण ये पहले डिस्टिल्ड ऑफ हो जाएगा। डिस्टिल ऑफ का मतलब इसके वेपर्स बन जाएंगे पहले, ठीक है, ऑक्सीजन के वेपर्स नहीं बनेंगे। तो जब नाइट्रोजन के वेपर्स बन जाएंगे तो हम इसको क्या करेंगे, अलग से कलेक्ट कर लेंगे, तो आपकी नाइट्रोजन प्रिपेयर हो जाएगी। ठीक है, तो ये था आपका कॉमर्शियल मेथड। अब लैब में आप इसको कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, लैब में हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं बाय डबल डिकम्पोजिशन प्रोसेस। ठीक है, अब ये जो डबल डिकम्पोजिशन है वो किस में होगी, ठीक है, वो होगी आपकी अमोनियम क्लोराइड NH4Cl और NaNO3, दोनों में ही डिकम्पोजिशन होगी, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, डबल डिकम्पोजिशन प्रोसेस। तो जब ये एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे तो नाइट्रोजन गैस मिलेगी, वाटर मिलेगा और मिलेगा आपको सोडियम क्लोराइड। वैसे ये दो स्टेप में होती है रिएक्शन, यहाँ पर एक ही स्टेप में लिखी हुई है, तो चलिए मैं दो स्टेप आपको बता देता हूँ इसके क्या होंगे। तो पहला जो स्टेप है उसमें आपका बनता है एक तो सोडियम क्लोराइड NaCl, ठीक है, और प्लस NH4NO2, NH4NO2, ये है आपका अमोनियम नाइट्राइट। ठीक है, ये बहुत ही अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल होने के बाद ये एकदम डिसोसिएट हो जाता है और क्या प्रोड्यूस करता है, N2 और प्लस H2O। ठीक है, तो आप इस स्टेप को एक स्टेप में भी कंप्लीट कर सकते हैं इस रिएक्शन को। ठीक है, दो में करना चाहें दो में कर लें इस रिएक्शन को, एक स्टेप में करना चाहें तो एक स्टेप में भी इस रिएक्शन को आप कंप्लीट कर सकते हो। लेकिन जो ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस में कुछ इम्प्योरिटी भी बनती है NO और HNO3 की। तो हम क्या करते हैं, इन इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने के लिए हम हमारा जो गैसियस मिक्सचर बनता है उसको हम पास करते हैं एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड और पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो ये मिक्सचर क्या करता है, जो मेरी NO की इम्प्योरिटी है
और HNO3 की इम्प्योरिटी है उसको क्या कर लेता है, ये एब्जॉर्ब कर लेता है और यहाँ से मुझे फिर क्या मिल जाती है, प्योर नाइट्रोजन गैस। नेक्स्ट मेथड है जिससे आप नाइट्रोजन गैस प्रिपेयर कर सकते हो, वो है आपका अमोनियम डाइक्रोमेट की थर्मल डिकम्पोजिशन से। थर्मल का मतलब हीट, ठीक है, जहाँ थर्मल वर्ड आए तो इसका मतलब वहाँ पर हीटिंग रिक्वायर्ड है। तो NH4 पॉजिटिव, ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट हैं, ये आपने ध्यान रखने हैं, फॉर्मूले आपने याद रखना है। NH4 पॉजिटिव जहाँ भी आए तो इसका मतलब ये कि आपका अमोनियम, ठीक है। NH4Cl है, ये देखो अमोनियम क्लोराइड कहा था हम इसको हमने, ठीक है। और साथ में जो दूसरा आयन है Cr2O7 2 नेगेटिव, ये है आपका डाइक्रोमेट आयन, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आयन है, ये आगे भी आएंगे आपके। तो हम क्या करेंगे, अमोनियम डाइक्रोमेट, इसको हीट करेंगे तो यहाँ से आपको नाइट्रोजन गैस मिलेगी प्लस वाटर और प्लस आपका क्रोमियम ऑक्साइड, ठीक है। अब यदि आपको बहुत ही प्योर, अल्ट्रा प्योर नाइट्रोजन गैस चाहिए तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे अजाइड्स, ठीक है। अजाइड्स क्या होंगे आपके, जिसमें ये वाला आयन होगा N3 नेगेटिव आयन, इसको बोलते हैं हम अजाइड आयन, ठीक है। जैसे मान लो सोडियम अजाइड का फॉर्मूला लिखना है तो सोडियम पे आप सभी को पता है +1 पॉजिटिव होता है और अजाइड N3 नेगेटिव, तो इसको इसके 4 से गुना करो, इसको इसके 4 से गुना करो, ठीक है, फॉर्मूला मेकिंग में आता है। तो ये फॉर्मूला बना आपका NaN3 सोडियम अजाइड, ठीक है। अब बैरियम अजाइड का क्या फार्मूला होगा, उसी तरह से बैरियम पे चार्ज होता है आपका 2 पॉजिटिव और अजाइड पे होता है आपका 3 नेगेटिव। उसी तरह से बैरियम को नाइट्रोजन के 4 से गुना करो और नाइट्रोजन को बैरियम के 4 से गुना करो, तो क्या फार्मूला बनेगा, BaN3 की ट्वाइस, ठीक है। हमने N3 नेगेटिव कहा था ना अजाइड, इसको ऐसे लिख लो N3 नेगेटिव, एक नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो जब आप इसको हीट करोगे तो बैरियम मिलेगा आपको और साथ में कौन सी गैस मिलेगी आपको, नाइट्रोजन गैस। इसमें आपको कोई भी इम्प्योरिटी नहीं मिलेगी, ठीक है, क्योंकि बैरियम आपका मेटल है, ये सॉलिड फॉर्म में अलग हो जाएगा और जो नाइट्रोजन है वो गैसेस की फॉर्म में अलग हो जाएगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे डाइनाइट्रोजन की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो जो डाइनाइट्रोजन है वो है कलरलेस, ठीक है, कोई कलर नहीं है, ओडोरलेस, कोई स्मेल नहीं है, टेस्टलेस, कोई स्वाद नहीं है, और नॉन टॉक्सिक, नॉन टॉक्सिक का मतलब ज़्यादा जहरीली नहीं है। इसके 2 आइसोटोप हैं, नाइट्रोजन 14 और नाइट्रोजन 15, ठीक है। आइसोटोप में केवल फ़र्क होता है एटॉमिक मास का। इट हैज़ ए वेरी लो सॉल्युबिलिटी, बहुत ही कम सॉल्युबल है ये वाटर में सॉल्युबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जो नाइट्रोजन है वो है नॉन पोलर, ठीक है, और जो वाटर है वो क्या है आपका, पोलर। तो केमिस्ट्री ये कहती है कि नॉन पोलर में ही डिसॉल्व होगा और पोलर में ही डिसॉल्व होगा। तो नाइट्रोजन तो नॉन पोलर है, तो क्या वो वाटर में डिसॉल्व होगा, नहीं होगा, ठीक है। तो यदि ये क्वेश्चन आ जाए कि नाइट्रोजन क्या सॉल्युबल है वाटर में, तो आपने कहना है नहीं, क्योंकि नाइट्रोजन की जो नेचर है वो कैसी है, नॉन पोलर है। उसी तरह से इनका जो फ्रीजिंग पॉइंट है और जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कैसा है, बहुत कम है। तो ये बात आपको पता है कि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डिपेंड करता है एटॉमिक साइज़ पे, ठीक है। नाइट्रोजन का साइज़ बहुत कम है। नाइट्रोजन का साइज़ कम होने के कारण क्या होगा कि इनमें जो वंडरवाल फोर्सेस होंगे वो कैसे होंगे, बहुत वीक होंगे, ठीक है। वंडरवाल फोर्सेस वीक होने के कारण इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो कैसा होगा, बहुत लो होगा। इसके बाद बात आती है कि जो डाइनाइट्रोजन है वो इनर्ट है,
इनर्ट का मतलब रिएक्शन नहीं करता एट रूम टेम्परेचर। ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि जो डाइनाइट्रोजन है उसकी रिएक्टिविटी इतनी कम क्यों है, क्योंकि नाइट्रोजन में कौन से बॉन्ड हैं, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। और इन ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है जो कि रूम टेम्परेचर पे अवेलेबल नहीं होती। लेकिन यदि आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर दें तो नाइट्रोजन की जो रिएक्टिविटी है वो भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी मिल जाती है। तो जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, वैसे तो रिएक्टिव नहीं होती, लेकिन जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो आपकी जो नाइट्रोजन है वो मेटल से रिएक्ट करती है, ठीक है। और कौन से नाइट्राइड बनाती है, आयनिक नाइट्राइड। यहाँ पर एक वर्ड आया नाइट्राइड, ठीक है। नाइट्राइड होती है बॉन्डिंग विद नाइट्रोजन, जैसे ऑक्साइड होता है बॉन्डिंग विद ऑक्सीजन, ठीक है। और हैलोजन के साथ जब बॉन्डिंग होती है तो बनते हैं हैलाइड्स, सल्फर के साथ जब बॉन्डिंग होती है तो बनते हैं सल्फाइड्स। उसी तरह से यदि नाइट्रोजन के साथ बॉन्डिंग होती है तो क्या बनते हैं, नाइट्राइड्स, ठीक है। मेटल के साथ तो आयनिक नाइट्राइड बनते हैं, और नॉन मेटल्स के साथ कैसे बनते हैं आपके, कोवलेंट नाइट्राइड्स। मतलब नेचर कैसी होगी बॉन्ड की, कोवलेंट। तो मेटल्स के साथ तो आयनिक होगी नेचर, क्यों होगी, क्योंकि मेटल क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, और नाइट्रोजन क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन के जो बाहर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 5 इलेक्ट्रॉन है, और ये क्या कर सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए लिथियम नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, लिथियम नाइट्राइड, ठीक है। फॉर्मूला देखिए, लिथियम के ऊपर 1 पॉजिटिव होता है और नाइट्राइड एन के ऊपर 3 नेगेटिव। ये नाइट्राइड है और N3 नेगेटिव, ये अजाइड है नीचे वाला, ऊपर वाला नाइट्राइड है और नीचे वाला क्या है, अजाइड। ये ध्यान रखना आपने, ठीक है। उसी तरह से मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करके क्या बनता है आपका, मैग्नीशियम नाइट्राइड। उसके बाद बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोसेस आती है हैबर प्रोसेस। तो हैबर प्रोसेस में क्या होता है, जो नाइट्रोजन है वो कंबाइन करती है हाइड्रोजन से एट 773 केल्विन, ठीक है। और क्या बनता है, अमोनिया। तो ये प्रोसेस आपने याद रखनी है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, इसको हम अभी डिटेल में आगे भी करेंगे, ठीक है। तो ये बन गया आपकी अमोनिया NH3। तो ये प्रोसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओके। और यहाँ पर जो डेल्टा H है, ठीक है, वो हो गया आपकी -46.1 किलोजूल पर मोल। जब साइन नेगेटिव होता है तो रिएक्शन कैसी होती है, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। नेक्स्ट, डाइनाइट्रोजन कंबाइन विद डाईऑक्सीजन। डाईऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है, लेकिन कब, जब टेम्परेचर कैसा हो, बहुत हाई हो, ठीक है। तो क्या बनता है आपका, नाइट्रिक ऑक्साइड N2+O2, क्या बना आपका, NO, नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है। इस प्रोसेस को हम नाइट्रिक एसिड की प्रिपरेशन में भी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये रिएक्शन वहाँ भी यूज़ होगी जब हम प्रिपरेशन करेंगे इसकी, नाइट्रिक ऑक्साइड की, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं नाइट्रोजन के यूज़ की, क्या क्या कहाँ कहाँ पर हम नाइट्रोजन को यूज़ कर सकते हैं। तो जो मेन यूज़ है डाइनाइट्रोजन का वो है इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया, जो अभी हमने ऊपर प्रोसेस देखी थी। उसी तरह से जो दूसरे केमिकल्स हैं जहाँ पर नाइट्रोजन यूज़ होती है वहाँ पर भी हम नाइट्रोजन गैस का प्रयोग करते हैं, जैसे आपका कैल्शियम साइनामाइड हो गया, ठीक है। इट इज़ आल्सो यूज वेयर एन इनर्ट एटमोसफियर इज़ रिक्वायर्ड। इसका हम वहाँ भी यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर एक इनर्ट एटमोसफियर चाहिए, ठीक है। हम जैसे कि आयरन और स्टील इंडस्ट्री में जो इनर्ट डाइलुएंट
फॉर रिएक्टिव केमिकल्स। जो केमिकल्स हैं जो यूज़ होते हैं आयरन और स्टील इंडस्ट्री में, उनको डाइल्यूट करने के लिए हम नाइट्रोजन गैस का यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर हम किसी और गैस का यूज़ करेंगे तो रिएक्ट कर सकता है वो आयरन और स्टील से, क्योंकि वहाँ पर सभी मेल्ट स्टेट में होते हैं। ठीक है, आयरन और स्टील इंडस्ट्री में जो आयरन होता है कैसी स्टेट में होता है, मेल्ट स्टेट में, तो वो काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होता है। ठीक है, तो नाइट्रोजन को हम वहाँ पर क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं डाइल्यूट करने के लिए केमिकल्स को। उसी तरह से डाइनाइट्रोजन इज़ यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट। रेफ्रिजरेंट का मतलब होता है चीज़ों को ठंडा करने के लिए। क्यों? क्योंकि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत कम है। ठीक है, -195 डिग्री सेल्सियस, इस पर आपका लिक्विड डाइनाइट्रोजन एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो चीज़ों को ठंडा रखने के लिए हम लिक्विड डाइनाइट्रोजन का यूज़ कर सकते हैं। उसी तरह से जो बायोलॉजिकल मटेरियल्स हैं, ठीक है, जैसे आपके बॉडी के कोई पार्ट हैं या फिर कोई भी आपका बायोलॉजिकल पार्ट है, उसको यदि आपने स्टोर करके रखना है तो वहाँ पर भी हम लिक्विड नाइट्रोजन का यूज़ कर सकते हैं। उसी तरह से क्रायो सर्जरी में भी हम लिक्विड नाइट्रोजन का यूज़ करते हैं। क्रायो सर्जरी होता है, ऑपरेशन होता है एक तरह से, जो कि बहुत ही कम टेम्परेचर पर किया जाता है। उस कम टेम्परेचर को अटेन करने के लिए हम यूज़ करते हैं लिक्विड नाइट्रोजन का। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हैं अब। राइट द रिएक्शंस ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम अजाइड। ठीक है, अजाइड आपको बताया था मैंने N3 नेगेटिव होता है, और सोडियम अजाइड का फॉर्मूला भी लिख के बताया था। तो जब भी मेटल अजाइड्स की डिकम्पोजिशन होती है तो आपको कौन सी गैस मिलती है, डाया नाइट्रोजन गैस। नेक्स्ट आपका YN2 इज़ वेरी लेस रिएक्टिव। तो बताया था आपको, क्योंकि नाइट्रोजन के बीच में कैसे बॉन्ड हैं, ट्रिपल बॉन्ड है, जिसको तोड़ना कैसा है, बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो ये डाइनाइट्रोजन के बारे में इंफॉर्मेशन थी। अब हम बात करते हैं अमोनिया के बारे में। ठीक है, तो अमोनिया आप सभी को जनरल फॉर्मूला पता है अमोनिया का, जो कि है NH3। तो अमोनिया स्मॉल अमाउंट में एयर में भी प्रेजेंट है और सॉइल में भी प्रेजेंट है, आपकी मिट्टी में। ठीक है, जहाँ पर ये प्रोड्यूस होती है बाय द डीके का मतलब होता है डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजिनस ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, जैसे कि आपका यूरिया, मतलब ऐसे ऑर्गेनिक सब्सटेंस जिसमें क्या प्रेजेंट है, नाइट्रोजन प्रेजेंट है। यहाँ पर देखिए NH2CuNH2, ये यूरिया का फॉर्मूला है। ठीक है, तो जब ये वाटर के कांटेक्ट में आता है तो हमारे पास एक नया कंपाउंड बनता है NH2CO3। NH4 आपको पता है अमोनियम है, और CO3 क्या है, कार्बोनेट। तो क्या बनता है आपका अमोनियम कार्बोनेट, जो कि अनस्टेबल है और डिकम्पोज होने पर आपको कौन सी गैस देता है, अमोनिया गैस। ठीक है, और साथ में क्या निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या बनता है, वाटर। उसी तरह से यदि आप स्मॉल स्केल पर अमोनिया को प्रिपेयर करना चाहो तो आप प्रिपेयर कर सकते हो किससे, अमोनियम साल्ट से। अमोनियम अभी आया था वर्ड, NH4 पॉजिटिव, तो इसका साल्ट या तो क्लोराइड के साथ होगा, अमोनियम क्लोराइड हो जाएगा। अगर सल्फेट के साथ साल्ट बनाना चाहते हो तो हो जाएगा अमोनियम सल्फेट। तो हमें इनको रिएक्ट करना है बेस से। ठीक है, बेस कौन सा हो सकता है, या तो कास्टिक सोडा या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। आप इसको कास्टिक सोडा भी बोल सकते हैं, जो इसका कॉमन नाम है। ठीक है, उस तरह से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्मूला है CaOH की ट्वाइस, ये आपने +1 में किया था। ये इसको हम स्लेक्ड लाइम भी बोलते हैं। ठीक है, तो जब भी आपके अमोनियम साल्ट किसी भी बेस से रिएक्ट करते हैं तो देखिए क्या बन रहा है, आपका अमोनिया बन रहा है, साथ में वाटर, और साथ में साल्ट बनेगा। या तो आपका कैल्शियम साल्ट बनेगा यदि आपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले रखा है, और यदि आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड दे रखा है तो सोडियम साल्ट बनेगा। ठीक है, अब बात आती है कॉमर्शियल लेवल पर। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है। तो लार्ज स्केल पर हम प्रिपेयर करते हैं
अमोनिया को किस प्रोसेस से? हैबर प्रोसेस से। ये आपकी हैबर प्रोसेस है, डाइनाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, ये बन गया आपका अमोनिया। और रिएक्शन कैसी है आपकी? एक्सोथर्मिक है। तो एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है कि जब आप अमोनिया प्रिपेयर करते हैं तो उसके लिए फेवरेबल कंडीशंस क्या हैं? फेवरेबल कंडीशंस का मतलब आपने प्रेशर कैसा रखना है और आपने टेम्परेचर कैसा रखना है। तो हैबर प्रोसेस के लिए प्रेशर तो होना चाहिए हाई, ठीक है, ये ध्यान रखना है, और टेम्परेचर होना चाहिए लो। तो अब ये हमें कैसे पता लगा कि प्रेशर हाई है और टेम्परेचर लो होना चाहिए? ठीक है, यदि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या चाहिए? अमोनिया। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे ली चैटलियर प्रिंसिपल। ली चैटलियर प्रिंसिपल ये कहता है, सबसे पहले मैं प्रेशर की बात करूँगा, कि जब भी आप किसी रिएक्शन के दौरान प्रेशर को इंक्रीज़ करते हैं, प्रेशर को क्या करते हैं? इंक्रीज़, तो रिएक्शन हमेशा ही उस डायरेक्शन में जाएगी जिस डायरेक्शन में नंबर ऑफ मोल्स वो क्या हो रहे हो? डिक्रीज हो रहे। इस कंडीशन को याद रखो। प्रेशर जब भी क्या किया जाएगा? इंक्रीज किया जाएगा, तो रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में जाएगी? जिस डायरेक्शन में नंबर ऑफ मोल्स क्या हो रहे हो? डिक्रीज हो रहे हो। अब इसके बाद इस रिएक्शन पे आ जाओ। यहाँ पर देखिए रिएक्टेंट में कितने मोल हैं? 1 मोल तो ये नाइट्रोजन का और 3 मोल हाइड्रोजन के, तो टोटल कितने मोल हो गए? 4 मोल हो गए। और प्रोडक्ट में देखिए कितने मोल हैं? 2 मोल हैं, तो ये घट रहे हैं, ठीक है। 4 मोल ज़्यादा हैं और 2 मोल कम है। तो अगर मैं प्रेशर को बढ़ाऊंगा तो रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में जाएगी? मेरी फॉरवर्ड डायरेक्शन में। और अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिलेगा? अमोनिया, ठीक है। तो प्रेशर तो क्या होना चाहिए? ज़्यादा। अब हम बात करते हैं टेम्परेचर की, ठीक है। टेम्परेचर होना चाहिए लो, हाई नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब उसी तरह से हम ली चैटलियर प्रिंसिपल पे आ जाते हैं। ली चैटलियर प्रिंसिपल ये कहता है कि यदि टेम्परेचर को आप बढ़ाओगे तो रिएक्शन जाएगी उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है। तो इस रिएक्शन में जो एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है वो हो रही है बैकवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन कैसी है? एक्सोथर्मिक। फॉरवर्ड में एनर्जी रिलीज हो रही है और बैकवर्ड में एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। तो अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है। बैकवर्ड वाली एंडो है और फॉरवर्ड वाली कौन सी है? एक्सो। तो इसीलिए मुझे टेम्परेचर कैसा लेना पड़ेगा? लो, ताकि रिएक्शन ज़्यादा से ज़्यादा कौन सी डायरेक्शन में जाए? फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पर कंडीशंस आप याद रख लें कि जो प्रेशर है इस रिएक्शन में वो होना चाहिए 200 एटमॉस्फेयर और जो टेम्परेचर है वो होना चाहिए आपका 700 केल्विन। उसी तरह से हम कैटलिस्ट का यूज़ भी कर सकते हैं, जैसे कि आयरन ऑक्साइड और उसके साथ साथ थोड़ी मात्रा में पोटेशियम ऑक्साइड और Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड। इससे क्या होगा? जो आपका इक्विलिब्रियम है वो जल्दी से जल्दी अटेन हो जाएगा, ठीक है। तो हम जरा इसका फ्लो चार्ट देख लें। ये इसका फ्लो चार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए इस प्रोसेस में सबसे पहले हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को डाला जाता है चैम्बर में, ठीक है। और उस चैम्बर में प्रेशर बहुत हाई रखा जाता है, क्योंकि हमने प्रेशर कैसा करना है? हाई रखना है, ठीक है, लगभग 20 एटमॉस्फेयर। तो यहाँ से फिर हम उसको एक दूसरे चैम्बर में डालते हैं जहाँ पर इस रिएक्शन मिक्सचर को हीट किया जाता है 700 केल्विन पर और इसमें कुछ कैटालिस्ट मिलाए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद इनमें रिएक्शन होती है, ठीक है। रिएक्शन होने के बाद इसको एक दूसरे चैम्बर में डाल दिया जाता है जहाँ पर टेम्परेचर बहुत कम होता है, ठीक है। और अमोनिया किस में कन्वर्ट हो जाती है? लिक्विड अमोनिया में। जो थोड़ा बहुत नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो आपस में रिएक्ट नहीं कर पाता वो पंप के द्वारा दोबारे कैटलिस्ट वाले चैम्बर में डाल दिया जाता है
और ये प्रोसेस बार बार रिपीट होती रहती है और आपको अमोनिया मिलती रहती है। अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ की। अमोनिया की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। तो यहाँ पर आप स्ट्रक्चर देख लीजिए अमोनिया की, ठीक है। ये हमने हाइड्राइड में डिस्कस करी थी। एक इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और 3 क्या है इसके पास बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और बॉन्ड एंगल कितना है 107.8 डिग्री। तो अमोनिया एक कलरलेस गैस है, ठीक है, विद पंजेंट स्मेल। पंजेंट स्मेल का मतलब बहुत ही तीखी इसकी सुगंध है, ठीक है। इसका जो फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो है 198.4 केल्विन एंड 239.7 केल्विन। तो इन सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट इट हैज़ हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ठीक है। इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, ये हमने डिस्कस करा था हाइड्राइड्स में, ठीक है। जैसे अमोनिया है NH3, ठीक है, अमोनिया NH3। तो हाइड्रोजन पे चार्ज होता है डेल्टा पॉजिटिव और नाइट्रोजन पे कैसा होता है डेल्टा नेगेटिव। तो इनके बीच में कौन से बॉन्ड बनते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड होने के कारण इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट वो भी कैसा होता है ज़्यादा होता है, ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि अमोनिया का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा क्यों होता है, तो रीज़न सेम है। कौन सी बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो इट इज़ एसोसिएटेड थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड एज इन केस ऑफ वाटर। जैसे वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं तो इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, ठीक है। द अमोनिया मॉलिक्यूल इज ट्राइगोनल पायरामिडल। ये जो स्ट्रक्चर है इसका नाम क्या है, ट्राइगोनल पायरामिडल विद नाइट्रोजन एटम एट द एपेक्स। एपेक्स का मतलब शीर्ष पे, ठीक है। शीर्ष पर क्या है आपका नाइट्रोजन है, इसके पास 3 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं और एक क्या है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अमोनिया इट इज़ सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है, क्योंकि दोनों की नेचर पोलर है, दोनों पे चार्ज है, ठीक है। जैसे ये NH3 है आपका, ठीक है, और ये वाटर है। ऑक्सीजन पे चार्ज डेल्टा नेगेटिव और हाइड्रोजन पे चार्ज डेल्टा पॉजिटिव, ठीक है। तो दोनों में इंटरेक्शन होगी। अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट में इंटरेक्शन होगी तो वो क्या होगा, सॉल्युबल होगा, ठीक है। और जो इसका एक्वस सॉल्यूशन है वो होता है बेसिक इन नेचर। बेस क्या होते हैं, जो कौन से आयन दे, OH नेगेटिव। देखिए अमोनिया प्लस वाटर तो ये बन गया अमोनियम आयन और प्लस क्या दिया इसने, हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है। पहले तो ये बनेगा आपका NH4OH और फिर ये डिसोसिएट होके क्या देंगे NH4 पॉजिटिव और प्लस OH नेगेटिव। तो OH नेगेटिव दे रहे हैं तो इसका मतलब नेचर कैसी होगी इनकी, बेसिक, ठीक है। इसके बाद आता है इट फॉर्म्स अमोनियम साल्ट्स विद एसिड, ठीक है। अमोनियम साल्ट बनाएंगे एसिड के साथ। अमोनियम साल्ट में क्या क्या आएंगे आपके, जैसे अमोनियम क्लोराइड। अगर HCl के साथ रिएक्ट करेंगे तो अमोनियम क्लोराइड, H2SO4 के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे, अमोनियम सल्फेट, ठीक है। जैसे ये है NH4OH प्लस H2SO4, ठीक है। तो जब ये रिएक्ट करेंगे तो ये बनेगा NH4 की ट्वाइस और SO4, ये बन गया आपका अमोनियम सल्फेट और साथ में क्या बन जाएगा आपका वाटर। एज ए वीक बेस होने के कारण इट प्रेसिपिटेट्स द हाइड्रोक्साइड्स, जिसमें हाइड्रेटेड ऑक्साइड्स भी आ सकते हैं कुछ मेटल्स के, ऑफ मैनी मेटल फ्रॉम देयर साल्ट सॉल्यूशन फॉर एग्जांपल। तो ये जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है ये क्या करता है, कई मेटल साल्ट को उसके हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में क्या कर देता है, उसके क्या बना देता है, प्रेसिपिटेट। जैसे जिंक सल्फेट है, जिंक सल्फेट के साथ अमोनियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करके उसको क्या कर देगा, जिंक हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में उसके क्या बना देगा, प्रेसिपिटेट,
प्रेसिपिटेट। उसी तरह से जो आपका फेरिक क्लोराइड है FeCl3 अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके वो भी क्या करेगा, Fe को उसके ऑक्साइड्स की फॉर्म में क्या कर देगा, प्रेसिपिटेट आउट कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर ब्राउन प्रेसिपिटेट बनेंगे Fe2O3 इंटू XH2O के। उसके बाद आप सभी को पता है कि जो अमोनिया है उसके पास एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और वो सब्सटेंस जिनके पास एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और वो उसको डोनेट कर सकते हैं उसे हम बोलते हैं लेविस बेस। तो अमोनिया क्या है आपका, लेविस बेस है। ये क्या कर सकता है, अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है किसको, किसी भी मेटल आयन को, और क्या बना सकते हैं, कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का एक कंप्लीट चैप्टर है, उसको हम आगे स्टडी करेंगे। ठीक है, यहाँ पर केवल थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जैसे कॉपर आयन है Cu2 पॉजिटिव, ये अमोनिया है। ठीक है, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं, वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं। अमोनिया के पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन्स मेटल के डी ऑर्बिटल्स में डोनेट कर देता है और क्या बन जाता है, एक कॉम्प्लेक्स। ठीक है, उसी तरह से जो सिल्वर आयन है वो भी उसका साल्ट भी सिल्वर क्लोराइड जैसे वो भी अमोनिया के साथ रिएक्ट करके एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है, जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये हम कंप्लीट स्टडी करना हमने आगे। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में। अब इसमें क्वेश्चन आता है वाई NH3 एक्ट एज लेविस बेस। आप सभी को पता है क्योंकि इसके पास क्या प्रेजेंट है, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मेंशन द कंडीशन रिक्वायर्ड टू मैक्सिमाइज द यील्ड ऑफ अमोनिया। अमोनिया कब बनेगा मैक्सिमम, जब प्रेशर तो क्या होगा, हाई, और टेम्परेचर कैसा होगा, लो। हाउ डज अमोनिया रिएक्ट विद सॉल्यूशन ऑफ कॉपर आयन। ठीक है, तो मेटल आयन के साथ रिएक्ट करके अमोनिया क्या बनाता है, कॉम्प्लेक्स बनाता है, जो हमने अभी ऊपर डिस्कस करा था, ये वाली रिएक्शन। ठीक है, तो जितने भी NCERT के क्वेश्चंस हैं ये भी आप अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लें।